हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी सेशन। तो आज का जो चैप्टर वो हमारा है 7th क्लास की पॉलिटी का लास्ट चैप्टर, यानी कि 8 चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर की जो हेडिंग है, आप देख रहे हैं कि इसकी जो हेडिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी हेडिंग है बाज़ार में कमीज़। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम बात करें तो ये हेडिंग हमें क्या कहना चाह रहा है, बाज़ार में कमीज़ से कहने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं ना, तो इसमें एक कमीज़ की बात की गई। ये ओनली एक कमीज़ को नहीं बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि कैसे कोई भी कपड़ा बनता है, उसके बनने की कहानी क्या होती है, उसकी स्टोरी क्या होती है, कैसे वो बनता है, वो आज हम में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो कह रहा है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये अध्याय हमें कमीज़ की कहानी बताता है। यह कपास के उत्पादन से प्रारंभ होता है, क्योंकि अगर कोई भी कपड़ा अगर सूती वगैरह बनता है तो वो जो बनता है वो हमारा कपास से ही बनता है। तो इसमें सूती वस्त्रों और कपास के उत्पादन से रिलेटेड ये चैप्टर है और इसी के बारे में बताया जा रहा है। आइए हम देखेंगे कि बाज़ार की श्रृंखला में कपास उगाने वाले सुपर बाज़ार में कमीज़ खरीदने वाले से कैसे जोड़ती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि कपास की खेती कैसे होती है, फिर उसे कैसे हम बाज़ार वगैरह में बेचते हैं, उसके पीछे का क्या कारण होता है, क्या वजह होती है, इन सब के बारे में, और इससे कितना लाभ होता है दूसरों की अपेक्षा, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ आपको एक स्टोरी दी गई है। ठीक है, ये स्टोरी है कुरनूल के पास में कपास उगाने वाले एक किसान की। ठीक है, तो ये एक सपना है। ठीक है, क्योंकि ये जो ज़्यादातर होता है वो उस इलाके में होता है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, सपना जो कुरनील में आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है और कपास के पौधों पे आए डोडे पक रहे थे और उनमें से कुछ चटक भी चुके थे। इसीलिए वो रुई चुनने में व्यस्त होती है और डोडे जिनमें रुई भरी होती है। तो जब हम कपास की खेती वगैरह करते हैं तो उसमें डोडे जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो इसके ऊपर होते हैं बीन्स की तरह, और उनमें रुई लगी होती है, और जब ये पक जाते हैं तो फिर ये चटकने लगते हैं, तो उसमें से रुई गिरने लगती है और एक चटक कर नहीं खुलते हैं। इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने में कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो पकते हैं। और रुई एकत्र हो जाने के बाद सपना अपने पति के साथ कुरनूल के पास में कपास बाज़ार में ना ले जाकर एक स्थानीय बाज़ार के पास ले जाती है और फसल को बोने की शुरुआत में सपना व्यापारी से खेती के लिए, क्योंकि ये देखिए, ये जो है जब ये फसल पक जाती है तो उसे वो बेचने के लिए जो है कपास बाज़ार में ना ले जाकर वो जो है इसे एक पास के कोई स्थानीय बाज़ार में ले जाती है, क्योंकि सपना और उसके पति जो है ये खेती के लिए स्थानीय व्यापारी से जो है ऋण लेते हैं, जैसे कि बीज, खाद, कीटनाशक आदि, क्योंकि फसल उगाने के लिए ना हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ इसमें से आते हैं, जैसे कि बीज आ गए, खाद आ गए, कीटनाशक आ गए, ये सारी चीज़ें। और बहुत ऊंची ब्याज की दर पे उन्हें जो है इन चीज़ों के लिए कर्ज मिले थे, और जो कि 2500 कर्ज पर लिए थे। और उसी समय स्थानीय व्यापारी ने सपना को एक शर्त मानने के लिए सहमत किया था, और उसने सपना से वादा करवाया था कि उसकी सारी रुई वह उसे ही बेचेगी। तो जितनी भी रुई होगी वो सपना जो है वो उसी व्यापारी को देगी। अब ये देखिए, ये फ़ोटो में अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये रुई की फ़ोटो है, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो इस फ़ोटो में आप इसे देख सकते हैं कि ये कैसे रुई लगती है। तो फिर अब हम देखें तो कपास की खेती कपास की जो खेती है उसमें बहुत अधिक निवेश की ज़रूरत होती है, उसमें हमें पैसे बहुत लगाने होते हैं। तो किन किन चीज़ों में उर्वरक, कीटनाशक, और इन पर किसानों का काफ़ी व्यय पड़ता है, और छोटे किसान इन खर्चों की पूर्ति के लिए पैसे उधार लेते हैं, क्योंकि अब उनका उनके जो जिसमें वो फसल करते हैं वो बहुत छोटे स्तर पे करते हैं, और इनमें जो इतना और पैसे जो है उनका निवेश बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए ये छोटे किसान जो होते हैं निवेश के लिए पैसे उधार लेते हैं। अब अगर हम बात करें तो परिसर व्यापारी परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तौल रहे थे, जहाँ पे वो जो स्थानीय व्यापारी के पास गए थे, और 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई के 6000 हुई थी, और व्यापारी ने दिए हुए ऋण के ब्याज में 3000 काटा और सपना को 3000 दे दिए। अब 2500 का क्या कर्ज लिया था, 500 ने ब्याज काट लिया और सपना को केवल 3000 दिए। व्यापारी
उस वक्त बोला कि रुई बहुत सस्ती बिक रही है क्योंकि बाज़ार में बहुत ही रुई आ गई है। सपना ने कहा कि इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की थी। आप देखिए इस बार रुई बहुत बढ़िया और साफ़ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत की मिलने की उम्मीद थी। सपना ने कहा कि मेरी रुई जो है मैंने बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत की और मेरी रुई बहुत ही साफ़ है और मुझे उम्मीद था कि मुझे इसमें और अच्छे पैसे कीमत मिले। मगर व्यापारी कहता है कि अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे। आप मेरा विश्वास करो और कुरनूल बाज़ार में जाके पता कर लो। और सपना यहाँ पे नाराज़ थी और मैं भले ही आप पर संदेह कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि वो उससे कर्ज लेती थी। यद्यपि सपना जानती थी कि कपास में कम से कम 1800 प्रति क्विंटल बिकेगा, क्योंकि उसे पता था कपास 1800 प्रति क्विंटल बिकेगा, पर उसने 1500 का लिया। लेकिन आगे वो बहस नहीं करती और व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी था और किसानों को कर्ज के लिए उसी पर निर्भर रहना पड़ता था। अब उसकी सिचुएशन ये थी कि छोटे किसानों की सिचुएशन ये होती है कि जब भी उनके फसल का उत्पादन होता है तो कभी कभी वो जो होते हैं कि बहुत कम दामों में अपनी फसल बेचने को तैयार हो जाते हैं। और जैसा कि हमने इससे पिछले भी कक्षा में क्लास में और चैप्टर में पढ़ा था कि जो है वो बहुत कम दामों में अपनी फसल बेच देते हैं कोई व्यापारी से, क्योंकि वो उनसे कर्ज वगैरह लिए रहते हैं इसी कारण, और जिसकी वजह से वो उनसे बहस भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगली फसल के लिए फिर से उन्हें उनसे कर्ज लेना पड़ता। और ना केवल खेती वरना और अनावश्यक काम, सिर्फ खेती के लिए नहीं, क्योंकि खेती के अलावा भी ये तो होता नहीं है कि वो पूरे 1 साल तक उसी फसल में खेती कर सके। इसलिए जैसे कि बीमारी, बच्चों के स्कूल फीस आदि के लिए भी वो उन्हीं पर निर्भर रहते हैं, कर्ज लेना पड़ता है। फिर एक वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों के पास कोई काम नहीं होता है। अब चाहे वो किसी प्रकार की खेती हो या फिर कपास की खेती हो या फिर कोई भी खेती हो, उन्हें साल भर कोई काम नहीं रहता है, तो उनकी आय का अगर कोई साधन नहीं है तो फिर उन्हें दूसरा का 2 ही सिचुएशन ऑप्शन होते हैं उनके पास। पहला होता है कि वो कहीं और जाके काम कर ले, या फिर वो जो है ऋण लेकर अपना जो है वो चलाते हैं। ठीक है, तो कपास की पैदावार का जो सपना की आय और उस आय से बस थोड़ा ही ज़्यादा था और वह मज़दूरी करके कमा लेती हैं। अब जो वो सपना जो है वो बस उसका जो आय था वो जो उसने खेती की थी उससे बस थोड़ा ही ज़्यादा था। इसके अलावा जो था वो पूरे इसके अलावा जो समय बचता था 4 महीने 5 महीने वो खेती में जाता था। उसके बाद का जो महीना बचता था 6 महीना 7 महीना, वो उसका मज़दूरी में जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब हमने कपास की खेती की बात की, अब हम इरोड का कपड़ा देखेंगे। ठीक है, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाज़ार संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है और इस बाज़ार में कई प्रकार के कपड़े बेचे जाते हैं और आसपास के गांव के बुनकरों भी के द्वारा बनाए गए कपड़ा भी इसमें बेचने के लिए आता है। और बाज़ार में कपड़े व्यापारी के कार्यालय हैं और इस कपड़े को खरीदता है और दक्षिण भारत के शहरों में अन्य व्यापारियों को इस कपड़े को खरीदने आते हैं। अब इसमें एक इरोड नाम का जो बाज़ार है वो तमिलनाडु का फेमस बाज़ार है। तमिलनाडु का ही नहीं, वर्ल्ड का भी फेमस बाज़ार है। यहाँ पे बहुत तरह के कपड़े वगैरह भी बुने जाते हैं और मिलते हैं, बेचे जाते हैं। अलग अलग जगह से यहाँ पे बुनकर वगैरह जो कपड़े बनाते हैं वो आते हैं और अपने कपड़े बेचते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ कार्यालय भी है जहाँ से दक्षिण भारत शहर के बहुत सारे व्यापारी आते हैं और यहाँ से कपड़ा खरीद कर ले जाते हैं। अब बाज़ार में आपको वे भी बुनकर मिलेंगे जो व्यापारी के ऑर्डर के अनुसार, अब यहाँ पे अलग अलग तरह के बुनकर मिलते हैं। जैसे कि वे भी बुनकर मिलेंगे आपको जो व्यापारी के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा यहाँ लाते हैं और ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माता एवं निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूती खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार करना है। ठीक है, अब कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो व्यापारी के अनुसार जो फिर बहुत बड़े बड़े तौर पे जो स्टॉक लेते हैं या फिर किसी भी चीज़ का ऑर्डर लेते हैं, उनका भी मिल जाएगा आपको। और फिर वो यहाँ से सूती कपड़े ख़रीद लेते हैं और फिर उसने अपने तौर पे अपने अकॉर्डिंग जैसा उन्हें ऑर्डर मिलता है कि इस टाइप का कपड़ा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो कपड़ा ख़रीदते हैं फिर बेचते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या है, तो बाज़ार में एक व्यापारी की कई दुकान होती हैं। एक व्यापारी की दुकान, कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर में वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिया और जिनमें से उन्हें ऑर्डर मिलते हैं और वे अन्य
अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। अब जैसा उन्हें ऑर्डर मिलता है उस हिसाब से ये सूत खरीद कर लाते हैं और कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं और वे इन व्यापारियों से सूत लाते हैं और बुनाई करने के करघे रखने के लिए इन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, अब जैसे कि बुनाई के लिए करघे की आवश्यकता होती है तो ये अपने घरों के पास ही रखते हैं। अब अगर हम आगे देखने का प्रयास करें तो दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था क्या है? बुनकरों के द्वारा घर पर तैयार किया गया कपड़ा। ठीक है, अब इसे हम बात करेंगे, इसे समझेंगे। तो कपड़ा उपलब्ध कराने में जो ऑर्डर मिलते हैं उसके आधार पर व्यापारी बुनकरी का काम आपस में बांट लेते हैं और बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और कपड़ा तैयार कर देते हैं। अब जैसे कि बुनकर का क्या काम होता है, वो कपड़ा तैयार करते हैं, तो वो जो भी उन्हें काम मिलता है ना, वो कुछ बुनकर आपस में बांट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। जैसे कि व्यापारी होते हैं, वो जाके वहाँ से अपना सूत खरीदते हैं और उन्हें देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ये तैयार करते हैं। अब बुनकर जो है बुनकर को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा भी नहीं लगाना पड़ता और साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है और बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है, क्योंकि उनका ये रोज़ का काम होता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। अब कच्चे माल को प्राप्त करने एवं और माल तैयार करने के लिए बिक्री के लिए भी व्यापारी पर निर्भरता बनी रहती है। अब कच्चे माल में कौन सा चीज़ हमारी आती है? तो सूत वगैरह आता है। और माल की बिक्री के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए बुनकर का तो काम होता है कपड़े बना देना, और उससे आगे का जो प्रोसेस होता है वो व्यापारी के द्वारा होता है। इससे पहले भी उन्हें व्यापारी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और उसके बाद भी, क्योंकि जब तक व्यापारी किसी से ऑर्डर नहीं लेगा, बड़ा ऑर्डर उनके पास नहीं आएगा, तब तक उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं होगी कच्चे माल की। तो कच्चे माल में क्या आ जाएगा? हमारा सूत। अब सूत के लिए भी वो व्यापारी पर निर्भर रहेंगे। जैसे कि अब वो सूत के लिए पहले व्यापारी पर निर्भर थे, जब उन्हें सूत दिया गया तो बुनकर है अब क्या करेंगे? कपड़ा बनाएगा। ठीक है, अब जब ये कपड़ा उसने बना लिया तो उसके बाद उसे बेचने के लिए भी अगर कोई व्यापारी उस कपड़े को लेगा ही नहीं तो फिर वो बर्बाद जाएगा, तो उसके लिए भी उन्हें व्यापारी पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए बहुत कम मूल्य देते हैं। क्या कपड़ा बनाया जाना और इसके लिए, अब क्योंकि वो ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं, और इसी वजह से जो है व्यापारियों का वर्चस्व रहता है वो, और उन्हें वो बहुत कम दाम देते हैं ये कपड़े बनाने का। और बुनकर भी होते हैं, यह जानते हैं, फिर भी उनके पास कोई और साधन नहीं होता है, इसीलिए वो भी तैयार हो जाते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो किस कीमत पे कपड़ा बाजार में व्यापारी या कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों में बेचता है, और इस तरह बाजार का झुकाव व्यापारियों की ओर अधिक होता है। अब व्यापारी वहाँ से बुनकरों से कपड़ा जो बनवा के ले जाते हैं, उन्हें कपड़ा बाजार में ले जाके कारखाने में बेचते हैं। ठीक है, अब बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदता है, और एक करघे का मूल्य जो होता है वो 20,000 होता है। अब बुनकर क्या करता है? वो सारी अपनी जमा पूंजी वगैरह लगाकर करघा खरीदता है, और छोटा बुनकर भी 2 करघे पर लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है, और इन करघों पर अकेला काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर एवं उसके दूसरे परिवार के वयस्क से दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। अब ये जो कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, बहुत ही ज़्यादा जो हाथों से होती है वो बहुत टिपिकल होती है। अब 1 या 2 बुनकर भी अगर हथकरघे पर भी काम किया जाए ना, तो भी उनकी और उनकी पूरी फैमिली को इसमें लगना पड़ता है जिन्हें ये काम आता है, और वो भी 12-12 घंटे तक उन्हें मेहनत करनी पड़ती है किसी एक कपड़े को, और इस पूरे कार्य के द्वारा वो महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। अब आप सोच सकते हैं किस सिचुएशन में उनकी हालात होती हैं। वो 12-12 घंटे मेहनत करने के बावजूद भी वो महीने का सिर्फ 3500 ही कमा पाते हैं। और व्यापारी और बुनकरों के बीच यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है, और यही जो है एक दादन व्यवस्था का उदाहरण है, जहाँ व्यापारी कच्चा माल देते और उससे तैयार माल प्राप्त करते हैं। और भारत के अन्य क्षेत्रों में बुनाई के उद्योगों में ऐसी ही व्यवस्था चलती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है हमारी बुनकर सहकारी संस्था। ठीक है, अब बुनकर व्यापारी संस्था क्या है? तो हम देखें तो हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को काफ़ी कम पैसा देता है। ठीक है, और व्यापारी के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए बुनकरों को आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है।
ठीक है। अब ये उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। यह एक संस्था है जिसमें वे लोग जिनके हित समान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ का काम करते हैं। और बुनकरों को सहकारी संस्था में बुनकर का एक समूह कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं और वे सूत व्यापारियों से सूत प्राप्त करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे बुनकर वो सारे इकट्ठे होकर जिनका एक ही काम है, वो परस्पर लाभ के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे एक साथ मिलके व्यापारियों से खुद ही वो जो है कच्चे माल के लिए सूत खरीदते हैं और फिर उनसे कपड़ा बनाते हैं और फिर वो ले जाके क्या करते हैं, सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी खुद करते हैं। अब जिससे उसमें जो है व्यापारियों की भूमिका हट जाती है और उन्हें अच्छा लाभ भी मिलता है और बुनकरों को कपड़ा का उचित मूल्य भी प्राप्त हो जाता है। और कभी कभी सरकार भी उचित मूल्य पर सरकारी संस्था से कपड़ा भी खरीद कर उनकी मदद कर देती। तो ये सारी सिचुएशन बहुत अच्छी है, ऐसे हम अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। अब तमिलनाडु में सरकारी स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलती है और यह सरकार इसके लिए पावर लूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। ठीक है। अभी एक निःशुल्क गणवेश योजना चलती है, शायद इसमें बच्चों को उनकी तरफ से कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। इसके लिए जो है ये जो सरकार है वो पावर लूम बुनकरों से, जो एक उनकी सहकारी संस्था है, उनसे कपड़ा खरीदती है। और इसी तरह सरकार हथकरघा बुनकरों की सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदती है, जिसे कोऑप्टेक्स नामक दुकान के माध्यम से वो बेचती हैं। ठीक है। तो हमने देख लिया सहकारी संस्था। अब हम देखें तो दिल्ली के निकट वस्त्रों का निर्यात कारखाना। ठीक है। अभी इरोड के बाद दिल्ली के वस्त्र कारखाने की अगर हम बात करें तो इरोड का व्यापार बुनकरों के द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात वाले कारखाने में भेजा जाता है। अब उससे पहले हमने सबसे पहले देखा था कपास से रुई कैसे बनता है, सूत कैसे बनता है। फिर वहाँ से हमने इरोड बाज़ार की तरफ आए जहाँ पे सूतों को ख़रीदा जाता है। अब वहाँ से जो कपड़े बनते हैं ना, उसे दिल्ली में के कारखाने में निर्यात किया जाता है और दिल्ली से जो ये सारा कुछ है वो बड़े बड़े विदेशों में बड़े बड़े कंपनियों को या फिर और जगह पे बेचा जाता है। ठीक है। अब हम अगर इसमें समझने की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसे देखेंगे, ठीक है, फैक्ट्री का उपयोग कमीज़ बनाने के लिए करती है और ये कमीज़ की खरीदारी विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात कारखाने में भेजा जाता है और वस्त्र निर्यात करने वाले फैक्ट्री इसका उपयोग करके, जो भी वस्त्र होता है उसका उपयोग करके जो है कमीज़ वगैरह बनाती है। अब कमीज़ विदेशी ग्राहकों को बेचा जाता है। ठीक है। अब जैसे कि उसमें कौन से आगे अमेरिका, यूरोप, ऐसे व्यवसाय भी होते हैं जो स्टोर्स श्रृंखला चलाते हैं और बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी होते हैं। वे अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं और वे, ठीक है, वे अपने माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदते हैं। ठीक है। अब ये भी क्या करते हैं, बहुत कम मूल्य पर उनसे माल खरीदते हैं और वे सामान उच्चतम स्तर एवं गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी करते हैं। एक तो वो उसमें इनकम उन्हें कम देती है, कम इनकम पर उनके कपड़े खरीदते हैं। उसके साथ वे कहते हैं कि उन्हें जो सामान मिल रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और टाइम पर उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है। और इसीलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों के द्वारा निश्चित शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, उनका दबदबा ज़्यादा होता है मार्केट में। ठीक है। तो ये सारे रीज़न हमने यहाँ पे देखे। अब हम देखते हैं इम्पैक्स ग्रामेट फैक्ट्री। ठीक है। एक फैक्ट्री है, यहाँ पे 70 कामगार काम करते हैं और इनमें अधिकांश जो है महिलाएं। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि ये बुनकर वगैरह या फिर जो भी सूती फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है कपड़ों की, उसमें ज़्यादातर काम जो होते हैं महिलाएं करती हैं। ठीक है। और इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया। इनसे आशा है कि जब फैक्ट्री को मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं होती है, वो उन्हें जाने को कह देता है। अब 70 से अधिक कामगार काम करते हैं और इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनका परमानेंट वर्क नहीं है, उन्हें बस पार्ट टाइम के लिए रखा जाता है। जब काम नहीं होता है उन्हें हटा दिया जाता है। अब कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है और काम करने वाले मजदूरों को अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000। अधिकतम वेतन जो होता है वो दर्जी को मिलता है, जो कि 3000 है। और स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने। अब स्त्रियों का क्या काम होता है, तो उनका काम होता है धागे काटना, ठीक है, बांटना और इसे इस्त्री करना, पैकिंग करना, ये सारे काम होते हैं। ठीक है।
जिसे न्यूनतम मजदूरी भी कहती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो स्त्रियाँ जो प्रेस करते हैं उसे 1 रुपया 50 पैसा जो होता है प्रति पीस पे मिलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना कम होता है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में वो कमीज़, जो कमीज़ यहाँ पे बनती है उसकी कीमत अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कपड़े की दुकान पर बहुत सी कमीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है और इनकी कीमत $26 रखी जाती है, अर्थात हर कमीज़ पर 1800 रुपये में बेची जाएगी। जो जितनी सारी जो कमीज़ है ना, अब देखिए यहाँ पे कमीज़ की कीमत कितनी कम है और अमेरिका में एक कमीज़ की कीमत है जिन्हें बनाने वाले को 3500 पूरे महीने का मिलता है, उन्हें एक कमीज़ की कीमत जो है 1800 रुपये में बेची जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं वस्त्र निर्यातक 300 प्रति कमीज़ के हिसाब से कमीज़ बेची। वस्त्र जो निर्यातक है उसने जो कमीज़ बेचा है वो 300 रुपये एक कमीज़ के हिसाब से उसने कमीज़ बेची और कपड़ा और कमीज़ पर लगने वाले अन्य कच्चे माल को 100 रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से पड़ा और कामगारों को 25 रुपये और कार्यालय के खर्चे के लिए 25 रुपये प्रति कमीज़ की दर से हुआ। तो आप जान सकते हैं कि ये प्रति कमीज़ पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब बाज़ार में लाभ कौन कमाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो बाज़ार में होता है वो लाभ कौन कमाता है। ठीक है, तो बाज़ार की श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता और सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। ठीक है, बाज़ारों की श्रृंखला रुई के खरीदार और सुपरमार्केट, और इस श्रृंखला में हर करीब पर खरीदना और बेचना होता है। जैसा कि हमने पीछे से ही देखा है कि कैसे रुई का उत्पादन स्टार्ट होता है, फिर सुपरमार्केट तक उसे जोड़ा जाता और इस श्रृंखला में हर कड़ी में ख़रीदा और बेचा जाता है। फिर आइए फिर से याद करें कि कौन कौन से लोग थे। ठीक है, जो बेचने और ख़रीदने की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ। अब जैसे कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, फिर से अगर हम प्रीवियस में चले जाएं तो हम देखेंगे सबसे पहले हुआ क्या था। हमने हम छोटे से किसान की बात करें जिसने कपास की खेती की, उससे रुई बना। ठीक है, अब वो रुई वो स्थानीय बाज़ार में ना, जो कपास बाज़ार है वहाँ पे वो ना ले जाके उसे जो है स्थानीय व्यापारी को बेच देती। अब बीच में देखिएगा लाभ कौन कमा रहा है, स्थानीय व्यापारी को क्यों बेच रही। और कपास बाज़ार में उस वक्त जो है कपास रुई की कीमत थी 1800 रुपये प्रति क्विंटल और उसे 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई मिला। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलिए अब कपास बाज़ार की बात करें। कपास बाज़ार में जो है कपास बाज़ार में रुई हमें मिला था 1800। ठीक है, और ये जो स्थानीय व्यापारी था, स्थानीय व्यापारी ने 1500 के हिसाब से रुई लिया। ठीक है, अब उसने 1500 के हिसाब से रुई की कीमत लगाई, क्योंकि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो भी छोटे छोटे किसान होते थे वो अपनी खेती के लिए खाद बीज उर्वरक इन सारी चीज़ों पर और अन्य चीज़ों के लिए भी ये बड़े किसानों पर ये व्यापारियों पे निर्भर रहते थे। तो फिर उसने यहाँ से 300 और फिर जब वो मार्केट में ले जाएगा तो उससे 200 या 300 ज़्यादा में ही बेचेगा। तो आप देख सकते हैं कि उसने प्रति क्विंटल के हिसाब से उस स्थानीय व्यापारी ने 1800 की रुई में उसने 300 का प्रॉफिट पहले ही कमा लिया। अब ये प्रॉफिट जो है अगर मान लीजिए वो 2000 या तो वो 2000 का हम मान लेते हैं या फिर 2200 का मान लेते हैं। ठीक है, के हिसाब से प्रति क्विंटल के हिसाब से वो रुई बेचता है। ठीक है, 300 का उसने पहले उसका प्रॉफिट था, 300 का पहले का, और ये जो हमारा हो गया इसके बाद 400 700 का। अगर उसने 700 का प्रॉफिट उसे मिल रहा है 700 का, ठीक है, प्रति क्विंटल रुई पे, प्रति क्विंटल फिर वो इतने का प्रॉफिट ले रहा है। अगर उसने 200 या 300 क्विंटल रुई बेचा, ठीक है, 200 या 300 क्विंटल, हम 200 मान लेते हैं, या फिर उससे ज़्यादा ही स्टॉक हुआ, या फिर 500, चलिए हम 500 लेके चलते हैं, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा 700 के हिसाब से। तो आप देख लीजिए उसका प्रॉफिट ओनली हो रहा है 3,50,000 ओनली।
आप देख सकते हैं कि उसे इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो फिर यहाँ पे हमने देखा था व्यापारी, ठीक है, और बुनकर की बात करते हैं। व्यापारी और बुनकर के बीच में हमने क्या देखा था कि जो व्यापारी होते हैं वो छोटे छोटे उससे क्या करते हैं, अब इन व्यापारियों से वो कच्चे सूती सूती वो ख़रीद लेते हैं, ठीक है, कपास के जो रेशे वगैरह होते हैं, अब वो उन्हें बुनकर को देते हैं और उनसे फिर वो जो है कपड़े खरीदते हैं। अब उन बीच में भी उन्हें लाभ होता है। अब बाज़ार और समानता की बात करेंगे। विदेशी व्यवसायी ने बाज़ार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्य की श्रेणी में रह जाता है। ठीक है, क्योंकि विदेशी व्यापारी उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। अब यहाँ पे वो 300 रुपये पर एक शर्ट की कीमत यहाँ पे 300 है और वहाँ पे ले जाके 1800 में बेच रहे हैं। अब दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति के लायक ही कमा रहे हैं। अब यहाँ पे व्यापारी के अलावा जो देखें तो वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से भी अपनी रोज़मर्रा के लिए ही कमा पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें तो छोटे किसान और इरोड बुनकर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उनके प्रॉफिट के अनुसार लाभ नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या आपको बाज़ार और समानता देखने को मिल रही है? तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। अब क्या कह रहा है कि बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक होती है और निर्यातक की कमाई से बहुत कम होती है, और इस तरह बाज़ार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत बाज़ार में उचित मजदूरी मिलना चाहिए, फिर भी वह कांता हो या फिर सपना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो अपने अपने को एक के दूसरे के बराबर नहीं समझेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल गया कि बाज़ार में समानताएं नहीं हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, बाज़ार एक और लोगों को काम करने और उन चीज़ों को बनाने का और बेचने का अवसर देता है जो उगाते हैं या बनाते हैं। और किसान यहाँ रुई बेच सकता है, जो बुनकर उनसे बनाया हुआ कपड़ा तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा, और दूसरी ओर बाज़ार में धनवान और शक्तिशाली लोग प्रायः सर्वाधिक कमाते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बता रहा है कि किसान जो क्या करते हैं, किसान का काम होता है कि वो रुई वगैरह बनाते हैं। ठीक है, रुई बेचते हैं, बुनकर कपड़ा बनाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वर्ग होता है जिनके की चलती है, वो इससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन्हीं को हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, और इसी के लिए हमने सहकारी संस्था जैसे कुछ चीज़ें बनाई हैं ताकि छोटे और गरीब लोगों का शोषण कम हो और उनका भी उत्पादन हो सके। ठीक है, उन्हें भी कुछ प्रॉफिट मिल सके। तो इसी के साथ आपने देखा कि एक कमीज़ की कीमत क्या है, हमने आज इसके बारे में देखा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है।